वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, इरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ा और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं इरिथ्रोपोइसिस में वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमियास के बारे में भी डिस्कस किया और उसी के साथ हमारा जो आरबीसी का स्ट्रक्चर वाला पार्ट और उसके जो फंक्शन वाले पार्ट है वो कंप्लीट होता है। बच्चों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि आरबीसी से ही रिलेटेड होता है ब्लड ग्रुप, उन्हीं आरबीसीज़ की वजह से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो हम आज बात कर रहे हैं बच्चों ब्लड ग्रुप के बारे में। ह्यूमन में जो ब्लड होता है उसमें अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उन्हें हम ग्रुपिंग करते हैं ब्लड की। जैसे एक हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है एबीओ ब्लड ग्रुप, एक हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुपिंग होती है, इसके अलावा एक एमएन ब्लड ग्रुपिंग और भी होती है। कई सारे तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो ब्लड का क्लासिफिकेशन है ब्लड ग्रुप का, वो एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। जो ब्लड में हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं वो बेसिकली इसी आरएच फैक्टर की वजह से होता है। तो हम आरएच फैक्टर के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं बच्चों एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में, इसकी डिस्कवरी लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा हुआ है लैंडस्टीनर ही डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए आप, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ध्यान से सीखेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे आप। नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लड ग्रुप है बच्चे उसको रट लेते हैं कि ब्लड में ए में ए एंटीजन होता है, बी एंटीबॉडी होते हैं, ऑल दैट सारा रटा हुआ होता है। और एग्जाम में फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजिंग होता है, रटा हुआ हम वहाँ पर सही तरह से जवाब नहीं दे सकते, घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और हमें आज यह ध्यान रखना है कि हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। आपका पुराना जितना भी नॉलेज है आप उसको बिल्कुल आज अप्लाई मत करिएगा ब्लड ग्रुप के बारे में। जितना भी आपको पुराना याद है उसको एक तरफ छोड़ दें, आप उसको भूल जाएं, और जो मैं सिखा रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ मैं सिखा रहा हूँ, आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमें ब्लड ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर करने हैं, न कि हमें अब इसको आगे से कभी भी रटना है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ एक आरबीसी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं, इन आरबीसीज़ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ एंटीजन्स होते हैं, जिसमें से एक एंटीजन को हम नाम दे रहे हैं ए एंटीजन। मैं इस तरह से लिखूंगा ए एंटीजन, और इसका शेप देख लीजिए आप, ए एंटीजन कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर ट्रायंगुलर होता है, तो वो ए एंटीजन है। ये जस्ट आर्बिटरीली मैंने अपने मन से बनाया है। देन आरबीसी की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और एंटीजन हो सकता है, जिसको मैं ये स्क्वायर से बना रहा हूँ। चलिए छोड़े, हम इसको स्क्वायर से नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करते हैं यहाँ हम इसको ऐसा एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास बी एंटीजन हो गया। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास आरबीसी में एक और इसी तरह का मॉलिक्यूल होता है जिसे हम एच सब्सटेंस कहते हैं। ये इसको चाहे तो एच एंटीजन कह दें आप, लेकिन हम, क्योंकि ये एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता है, तो हम इसको एच एंटीजन नहीं कह के एच सब्सटेंस कहना प्रीफर करेंगे, लेकिन चाहे तो हम इसको एच एंटीजन भी कह सकते हैं। तो क्या देखा आपने कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, आप पूछेंगे ये मॉलिक्यूल्स की नेचर क्या है, तो बेसिकली ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, या तो प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसी न किसी प्रोटीन या लिपिड से जुड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ग्लाइको, और अगर ये लिपिड से जुड़े होते हैं तो दैट बिकम्स ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन से जुड़े हुए हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, दे विल बी कंसिडर्ड एज ए ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इनकी केमिकल नेचर जो है बच्चों, वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन होगी या वो ग्लाइकोलिपिड होगी। दिस एंटीजन आर आइदर ग्लाइकोप्रोटीन और दे आर ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, ध्यान रखें, इनका जो बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं ग्लाइको। इफ दे आर अटैच्ड विद द proteins of plasma membrane they become glycoprotein. If they are attached with the lipids of plasma membrane they become glycolipids. Okay, मेरे पास इन तीनों ही एंटीजन के A, B और H एंटीजन जो है इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो मैं आपको इनका एक केमिकल स्ट्रक्चर शो करना चाहूँगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक ये फोटोग्राफ है, इसको ध्यान से देखें। ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी होती है। तो यहाँ आपको फॉस्फोलिपिड की ये 2 लेयर दिखाई दे रही है।
ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसमें ये फॉस्फोलिपिड की यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो 2 लेयर्स आपको दिखाई दे रही है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये हमारे ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स हैं वो अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो ए एंटीजन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पर ध्यान दें। सबसे पहले ए एंटीजन में यहाँ नीचे की ओर ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद एक ये यहाँ पर गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है। गैलेक्टोज मॉलिक्यूल के बाद ये जो मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरफ उसका नाम भी लिखा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। तो इसको एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को हम इस तरह से लिखते हैं, GLC, ग्लूकोज के लिए GLC और फिर NAC कर देते हैं, दैट बिकम्स एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के बाद हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, फिर से गैलेक्टोज का है, और इधर साइड में एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ये फ्यूकोज का दिखाई दे रहा है, और ऊपर की ओर वापस ये यहाँ पर जहाँ ए एंटीजन है अगेन देयर इज ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मॉलिक्यूल हमें एक और दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंटीजन। और उसके पास ठीक यहाँ पर ये हमें बी एंटीजन भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये एक ओ एंटीजन दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये ओ एंटीजन नहीं है, ये हमारे पास एच एंटीजन या एच सबस्टेंस है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि हम इसको एंटीजन क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको सबस्टेंस क्यों कहते हैं, वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ओके, अब आप ध्यान दीजिए कि तीनों ही स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन है। इतना ये जो पोर्शन है यहाँ से देखिए यहाँ तक, दिस पार्ट इज़ कॉमन, है ना। यहाँ पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसके बाद ये जो गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है, उसके बाद ये हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, फिर से ये यहाँ पर एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल और एक फ्यूकोज मॉलिक्यूल है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इतना पार्ट जो है ये इधर भी है, ए एंटीजन में भी है। ओके, यू कैन सी हियर। और जो हमारा बी एंटीजन है उसमें भी ये वाला पार्ट तो कॉमन है। ओके, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स है बच्चों, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लिपिड से जुड़े हुए हैं, पर ये यहाँ पर कोई प्रोटीन है तो उसके साथ भी जुड़े हो सकते हैं। इस डायग्राम में हमने इन्हें लिपिड्स के साथ जोड़ दिया, बट दे मे ऑल्सो भी अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन, अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इन तीनों ही एंटीजन्स में, ए एंटीजन, बी एंटीजन और एच एंटीजन में इतना पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट है। फर्क कितना है, ए एंटीजन में यहाँ पर एक ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन लगा हुआ है और बी एंटीजन में इसी जगह पर हमारे पास एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल लगा हुआ है। तो ये गैलेक्टोज और इसका सिर्फ इतना सा फर्क रहता है और उसकी वजह से हमारे ब्लड जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ये रहे हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स। आपको इनके स्ट्रक्चर्स रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सीक्वेंस कि भाई यहाँ पर ये फ्रक्टोज है, ये कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे डायग्राम से आपको क्या चीज़ें याद करनी है, आपको 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो पोर्शन आपको एंटीजन का दिखाई दे रहा है, जो मेन पोर्शन यही है, ये पोर्शन बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि जो एंटीजन की तरह बिहेव करने वाला पार्ट है, आगे मैं समझाऊंगा, वो यही कार्बोहाइड्रेट पार्ट ही एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको यहाँ ये याद रखना है कि इनमें तीनों में, ओ एच एंटीजन में, ए एंटीजन में और बी एंटीजन में एक पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है ये कॉमन पोर्शन है, ये तीनों में प्रेजेंट है। सिर्फ इतना सा फर्क होता है, इस जगह पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ए एंटीजन में यहाँ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन लगा हुआ है और बी में यहाँ पर गैलेक्टोज लगा हुआ है और एच में यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है, और इसी वजह से ये तीनों एंटीजन एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप, हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम को देखिए आप, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, हमारे पास यहाँ 4 तरह के ब्लड ग्रुप में शो कर रहा हूँ। ब्लड ग्रुप किसी इंसान का ए हो सकता है, किसी इंसान का बी हो सकता है, किसी इंसान का ए बी हो सकता है और किसी इंसान का ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास अभी एक बार हम 4 तरह के ब्लड ग्रुप कंसीडर करेंगे। अगर हम इन इंसान के, इन ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज को देखें तो आपको पता चलेगा कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटीजन पाया जाएगा, एंड दैट वुड बी ए एंटीजन। तो ये आप ध्यान रखें।
ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ब्लड ग्रुप डिसाइड किस बेस पर होएगा। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ओ होता है। तो ये आपको यहाँ समझ लेना है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनकी आरबीसी पर ए एंटीजन होगा, और जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनकी आरबीसी पर, ये इस तरह से मैं स्क्वायर बना रहा हूँ और इस स्क्वायर को हमने बी एंटीजन नाम दिया है बच्चों। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनके पास उनके आरबीसी में बी एंटीजन पाया जाएगा। फाइन। और जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, ध्यान दीजिए आप, देखिए इस डायग्राम को, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके पास ए एंटीजन भी होगा और उनके आरबीसी में बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। फाइन। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों ही तरह के बनाए हैं। तो इनके पास ए एंटीजन बी प्रेजेंट है और इनके पास बी एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों होता है उनके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कई सारे ए एंटीजन और कई सारे बी एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चों, उनके आरबीसी पर ए या बी दोनों ही एब्सेंट होते हैं। उनके पास सिर्फ वो एक एच सब्सटेंस होता है और इस एच सब्सटेंस को हम एंटीजन की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। लेट मी राइट दिस हियर। और यही कारण है कि हम इसे एच एंटीजन कहना प्रीफर नहीं करते हैं, हम इसे एच सब्सटेंस कहना प्रीफर करते हैं। ओके बच्चों, तो दैट इज़ वन पार्ट कि हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं बच्चों, कि अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। और जिनका जो ब्लड ग्रुप होगा उनके आरबीसी पर कौन से एंटीजन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आप यही क्लियर रखें कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप किस चीज़ से डिसाइड होगा। किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप उनके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले एंटीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके पास ए एंटीजन होगा, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके आरबीसी पर बी एंटीजन होगा, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनके पास ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता है। बेसिकली उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एच सब्सटेंस होता है। अब आपको एच सब्सटेंस, ए एंटीजन और बी एंटीजन का स्ट्रक्चर ऊपर वाले डायग्राम में थोड़ी देर पहले मैं यहाँ ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एच एंटीजन में ये पार्ट होता है, ए एंटीजन में ये एच एंटीजन, एच सब्सटेंस तो होगा लेकिन इस एच सब्सटेंस से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन हो जाएगा। सिमिलरली जो बी एंटीजन होते हैं उनके पास भी ये एच सब्सटेंस वाला पार्ट तो होता है लेकिन इसी एच सब्सटेंस से जुड़ा हुआ एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल होता है। फाइन, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, और ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब मैं जो एक पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सीखेंगे इस बात को और समझेंगे। सुनिए, ऐसा है बच्चों कि ये जो आपके पास 3 तरह के मैंने अभी एंटीजन बताए हैं, 3 तरह के जो मॉलिक्यूल बताए हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन और एच सब्सटेंस, नेचर में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ ह्यूमन की आरबीसीज पर ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, बल्कि नेचर में कई सारे बैक्टीरिया और कई सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी सरफेस पर यही ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। सो दिस ए एंटीजन एंड बी एंटीजन और एच सब्सटेंस इज नॉट यूनिक टू द ह्यूमन बीइंग, दे आर प्रेजेंट ऑन द मैनी बैक्टीरिया और ऑन द मैनी वायरसेस। उनकी सरफेस पर भी ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके फाइन, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएंगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि ये जो ए एंटीजन बी एंटीजन है ये न सिर्फ हमारे आरबीसीज की सरफेस पर होते हैं बल्कि ये और भी कई दूसरे बैक्टीरिया और वायरसेस की सरफेस पर भी होते हैं। अब जरा सोचिए और ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक इंसान पैदा हुआ, एक छोटा बच्चा कोई पैदा हुआ जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ओके, अब जब ये पैदा हुआ तो इसके आरबीसी पर खूब सारे ये ए एंटीजन प्रेजेंट हैं। फाइन, वेरी गुड। अब क्या होगा बच्चों कि जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा, ध्यान से सुनेंगे, विदिन 1 महीने से ही ये हवा में जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही सांस के साथ उसकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसने शुरू होंगे। जरूरी नहीं है कि हवा में प्रेजेंट ये सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होंगे। तो हम उन बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, हम उस पॉइंट को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, ये जो हवा में प्रेजेंट बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जिनकी सरफेस पर यही ए एंटीजन और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये उस छोटे से बच्चे की बॉडी में जाएगा तो वो बच्चा क्या करेगा? वो जो न्यूबॉर्न बेबी है वो क्या करेगा? वो उन एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। तो अब जरा सोचिए कि एक मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया आए हैं जो उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, कुछ वायरसेस आए हैं जो उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। उनके पास ए एंटीजन भी होगा
उनके पास बी एंटीजन भी होगा और उनके पास एच सब्सटेंस भी होगा। बस ये पहला ही एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझना। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बच्चा पैदा हुआ, उसका ब्लड ग्रुप ए है, फाइन, और उसके आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नेचर में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस हैं जिनके पास ये के ये हूबहू ऐसे के ऐसे ए एंटीजन, बी एंटीजन और एच सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेगा उसकी बॉडी में ये बाहर से खाने के साथ, माँ के दूध के साथ, वो अपनी उंगली बार बार अपने अंगूठे को, मतलब आपको पता है छोटे बच्चे अंगूठे अपना मुंह में लेते रहते हैं, तो जब वो ये सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया हवा में प्रेजेंट है और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये उसकी बॉडी में एंटर करने शुरू होंगे, सांस के साथ उसकी बॉडी में भी जाएंगे, ब्लड में भी जाएंगे। तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। फाइन, ध्यान से सीखें। अब एक पॉइंट है कि क्या वो बच्चा ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में घुस रहा है या जो ए एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है उसके खुद के आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ये ए एंटीजन जो बैक्टीरिया के थ्रू उसकी बॉडी में आ रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू सर्व एज एन एंटीजन, वो एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसके खुद के पास भी है। भाई मैंने आपको अभी कुछ ही लेक्चर पहले इम्यून सिस्टम पढ़ाया, उसमें मैंने आपको समझाया क्या होता है उसमें, कि कभी कोई बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर करता है तो वो बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड होता है, बी लिम्फोसाइट जाके एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं। उस समय मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि हमारे बी लिम्फोसाइट ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं जो सेल्फ मॉलिक्यूल होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा बच्चों कि जो बैक्टीरिया बॉडी में घुस रहा है, अगर उसकी सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये जो पर्सन है हमारा जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंटीजन। रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसके खुद के आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, यानी ए एंटीजन तो सेल्फ मॉलिक्यूल हुआ और सेल्फ मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंटीजन। अब दूसरा पॉइंट, क्या ये छोटा जो इन्फेंट अभी जो बच्चा है उसकी बॉडी में अगर बी एंटीजन जाएगा तो उनके खिलाफ ये एंटीबॉडी बनाएगा? आंसर होगा यस, ये डेफिनेटली बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा। क्यों बनाएगा बच्चों? वो इसलिए बनाएगा क्योंकि इसके खुद के आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में बी एंटीजन इज गोइंग टू फंक्शन एज एन एंटीजन और ये बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। और हम उन एंटीबॉडीज को क्या नाम देंगे बच्चों? हम उन एंटीबॉडीज को नाम देंगे एंटी बी एंटीबॉडीज। तो यहाँ ध्यान से नोमेनक्लेचर का तरीका सीखें आप। ओके, ए बी का मतलब हो गया यहाँ एंटीबॉडी। ओके, तो बी एंटीजन जो है बॉडी में आएगा, बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड होगा और बी लिम्फोसाइट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट बी एंटीजन एंड देयरफॉर द एंटीबॉडी इज बीइंग नेम्ड एज एंटी बी एंटीबॉडी। मतलब ये एंटीबॉडी बी एंटीजन से जाके जुड़ेगा, इसलिए बी एंटीजन का एंटी है ये, उसके अगेंस्ट में बना है एंड देयरफॉर वी आर नेमिंग इट एज एंटी बी एंटीबॉडी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे बात करते हैं हम एच सब्सटेंस की। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया ऐसा घुस रहा है उसकी बॉडी में, ऐसा वायरस घुस रहा है जिसकी सरफेस पर ये एच सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो क्या ये एच सब्सटेंस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा? ध्यान से सुनना बच्चों, एच सब्सटेंस, इसके पास एच सब्सटेंस है कि नहीं? आप बोलोगे कि सर इसके पास तो ए एंटीजन है, इसके पास एच सब्सटेंस नहीं है। बट रिमेंबर वन थिंग, जो ए एंटीजन होता है उस ए एंटीजन का ये इतना पोर्शन जो है ये एच सब्सटेंस से बिल्कुल हूबहू मैच करता है। इसका मतलब इसके पास ए एंटीजन है और ए एंटीजन में एच सब्सटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो एंड दैट इज द रीजन कि ये जो पर्सन होगा इस एच सब्सटेंस के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि एच सब्सटेंस इज ऑलरेडी इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ ए एंटीजन। और यही रीजन मैंने आपको बताया कि एच सब्सटेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एंटीजन, ये एंटीजन की तरह कभी बिहेव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये एच सब्सटेंस के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो चीज़ हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक बच्चा जो पैदा हुआ जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, वो जन्म होने के 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, मान लीजिए वो बड़े हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रह रहा है और उसका बैक्टीरिया से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने में विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, 1 साल का जब तक वो होगा उससे पहले उसके सारे की पूरी बॉडी में, उसकी प्लाज्मा में
खूब सारे एंटी बी एंटीबॉडी बन चुके होंगे, उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। ये भी आपको याद रखना है ना। एंटीबॉडीज, जब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाता है तो एंटीबॉडीज कहाँ घूमते हैं? एंटीबॉडीज पूरे बॉडी में, ब्लड में, प्लाज्मा में मिलेंगे, टिश्यू फ्लूइड में मिलेंगे, लिम्फ में मिलेंगे, तो बाहर सब जगह मिलेंगे। हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्लाज्मा में खूब सारे एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे। समझ में आया आपको? सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया कि क्यों वो एंटी बी एंटीबॉडी बना रहा है, तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, पॉज करें, रिवर्स में जाएं, बैक में जाएं और इसको वापस सीखें, समझें और फिर आगे बढ़ें। अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें दूसरा सिनेरियो कि एक बच्चा पैदा हुआ जिसका ब्लड ग्रुप बी है। ओबियसली अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे, जैसा कि यहाँ आपको ये पता चल रहा है, मैंने बताया उनके पास बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब पैदा होने के बाद जैसे ही ये बाहर इस दुनिया में आ रहा है तो बैक्टीरिया वायरसेस उसकी बॉडी में घुसेंगे और उसकी बॉडी में बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन और ये एच सब्सटेंस एंटर करेंगे। नाउ यू टेल मी कि क्या ये उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? इस बार आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ये जैसे ही इसकी बॉडी में ए एंटीजन आएगा तो ये ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके खुद के आरबीसीज के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके पास तो बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो ऐसे में ये जो ए एंटीजन है उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना लेगा बच्चों। तो उन एंटीबॉडीज को नाम क्या देंगे हम? उन एंटीबॉडी को अब नाम देंगे एंटी ए एंटीबॉडी। फाइन, एंटी ए एंटीबॉडी उनको नाम दिया जाएगा। नाउ टेल मी, क्या ये बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं, ये बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि भले ही बी इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है लेकिन इसके खुद के आरबीसीज के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, एच सब्सटेंस के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि इवन जो हमारा बी एंटीजन है उस बी एंटीजन में भी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बी एंटीजन का पार्ट है एच सब्सटेंस। तो ऐसे में ये एच सब्सटेंस के खिलाफ बी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ये सिर्फ एक ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, दैट इज एंटी ए एंटीबॉडीज। फाइन, देन कम टू द थर्ड सिनेरियो। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मज़ेदार है। एक बच्चा पैदा हुआ जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि इसके पास ए एंटीजन भी प्रेजेंट होगा और उसके पास बी एंटीजन भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद इसकी बॉडी में बैक्टीरिया की एंट्री शुरू होती है, तो क्या ये ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? ये ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके खुद के आरबीसी पर आप देख सकते हो ए एंटीजन प्रेजेंट है। क्या ये बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा? तो ये बी एंटीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके आरबीसीज पर बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, यानी न तो ये ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, न ये बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, और एच सब्सटेंस के अगेंस्ट में भी ये एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एच सब्सटेंस एंटीजेनिक नहीं होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनते, क्योंकि ए एंटीजन और बी एंटीजन में ऑलरेडी एच एंटीजन पहले से प्रेजेंट होता है। तो फाइन, समझ में आया आपको? इसका मतलब जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके प्लाज्मा में किसी तरह के एंटीबॉडीज नहीं होते, उसके पास न ए एंटीबॉडी होते हैं, एंटी ए एंटीबॉडी होते हैं, न उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे। तो मैं यहाँ लिख लूँ कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज। फाइन, अब हम एक फोर्थ सिनेरियो की बात करते हैं, ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। एक बच्चा पैदा हुआ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ है उसका मतलब उसके पास न तो ए एंटीजन है न बी एंटीजन है, हाँ, लेकिन उसके पास एच सब्सटेंस जरूर प्रेजेंट है। नाउ सी व्हाट हैपन्स कि जैसे ही कोई पर्सन ये जन्म लेगा और इमीडिएटली क्या होगा कि ये बैक्टीरिया विद इन फ्यू टाइम बैक्टीरिया एंट्री करेंगे उसकी बॉडी में, ए एंटीजन जाएगा उसकी बॉडी में। अब बताओ वो ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा? डेफिनेटली बनाएगा बच्चों। उसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एंटी ए एंटीबॉडी बनाएगा, एंटी ए एंटीबॉडीज बनाएगा। और अगर उसकी बॉडी में बी एंटीजन एंटर करेगा, करेगा ही करेगा, एक साल के अंदर अंदर डेफिनेटली बी एंटीजन भी उसकी बॉडी में जाने वाले, तो ऐसे में वो एंटी बी एंटीबॉडीज भी बनाएगा बच्चों। यानी वो ए एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगा और बी एंटीजन के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज बना लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसकी आरबीसी पर तो कोई एंटीजन नहीं है, एच सब्सटेंस को हम एंटीजन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओके, लेकिन वो
ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाएगा, और ये सारे एंटीबॉडीज़ बन के तैयार रहेंगे। जन्म के 1 साल के अंदर अंदर ये इनके पास एंटीबॉडीज़ बन चुके होंगे। इज़ दैट क्लियर बच्चों? सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये समझ में आना चाहिए। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ओ वाले के बारे में। ये ओ को एक बार मैं फिर से डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जो ओ एंटीजन है हमारे पास, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी, जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एच सब्सटेंस होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये एच सब्सटेंस इसके पास प्रेजेंट है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ए के खिलाफ एंटीबॉडी क्यों बना रहा है, बी के खिलाफ क्यों बना रहा है, तो ध्यान रखें बच्चों, जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके पास ये एच वाला पोर्शन प्रेजेंट है, उनके पास ये वाला पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, एंड देयरफॉर इनके पास खुद के पास एच प्रेजेंट है, एच वाला पोर्शन प्रेजेंट है, लेकिन ये वाला पोर्शन प्रेजेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन भी प्रेजेंट नहीं है, एंड देयरफॉर दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंटीजन, जिन्हें हम एंटी ए एंटीबॉडीज़ कहेंगे, और बी एंटीजन के खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ बनाएंगे जिन्हें हम एंटी बी एंटीबॉडीज़ कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास एक क्लियर होती है बच्चों कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन उनके पास एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके पास बी एंटीजन होगा, उनके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके पास दोनों एंटीजन है, लेकिन उनके पास, क्योंकि दोनों एंटीजन है तो फिर वो उनके पास दोनों ही एंटीबॉडीज़ नहीं होंगे। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके पास एच सब्सटेंस होता है जिसे हम एंटीजन की तरह कंसीडर नहीं करते, इसलिए उसके पास दोनों ही तरह के एंटीबॉडीज़ होंगे, उनके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी होंगे और उनके पास एंटी बी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगे। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें बच्चों कि ये जितने भी एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, चाहे एंटी ए एंटीबॉडी बन रहे हैं, चाहे एंटी बी एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, ये सभी IgM टाइप के होते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट कि ये जितने भी एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं IgM टाइप के बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि किसी भी एंटीजन के खिलाफ 3-4 तरह के एंटीबॉडीज़ बनते हैं। सबसे पहले किसी भी एंटीजन के खिलाफ IgM बनते हैं, बाद में IgG बनते हैं, IgA बनते हैं, और रेयर केसेस में IgE एंटीबॉडी भी बनते हैं। पर ये सीनेरियो, ये क्लास स्विचिंग वाला जो सीनेरियो है वो यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन वो रीज़न मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों के किसी काम का नहीं है। अभी आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्लास स्विचिंग क्यों नहीं होती है। बस आपको तो ये एक बात याद रखनी है कि ऑल दीज आर IgM एंटीबॉडीज़। कभी भी IgG या IgA टाइप के एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ 2 तरह के एंटीबॉडीज़ दिखाई दे रहे हैं, एंटी बी एंटीबॉडी और एंटी ए एंटीबॉडी, ये IgM टाइप के ही होंगे पूरी लाइफ लॉन्ग। ये 1 साल के अंदर अंदर आपके ब्लड में बन चुके होंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपके ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ बनते रहेंगे, नए नए बनते रहेंगे, पुराने डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पड़े रहते हैं। लेकिन ये हमेशा IgM टाइप के ही होते हैं, इनमें क्लास स्विचिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा और दूसरी तरह के IgG या IgA एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर, और इस फीचर की आगे हमें रिक्वायरमेंट भी रहेगी, तो हमें उस समय इस बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक केस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, केस 1 लेते हैं कि मान लिया हमारे पास कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ओके फाइन, ए ब्लड ग्रुप वाला कोई बंदा है हमारे पास, और एक हमारे पास जो है एक का दूसरा बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। ध्यान से सीखना, यही तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आगे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग होती है और ब्लड ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ये अभी हम सारा सीखेंगे। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो अब ये बड़ा ही क्लियर है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आप तो जानते हैं कि उसके RBCs के ऊपर ये यहाँ पर एंटीजन ए प्रेजेंट रहेगा। फाइन, तो दे हैव ए एंटीजन ए प्रेजेंट है। और आपको ये भी पता है अब कि इसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगे। फाइन, एंटी बी एंटीबॉडीज़ कैसे, ये देख लीजिए। अभी हमने टेबल बनाई, जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास ए एंटीजन होता है और उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होते हैं। ओके, हाँ, एक बात और, कई बार बुक्स में आपको इनको एंटीबॉडीज़ को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है। करेक्ट नेम तो जो मैंने बताया वही है, एंटी बी एंटीबॉडीज़, पर कई बार इनको बी एंटीबॉडी बोल देते हैं हम, स्मॉल बी। ओके, इनको हम ए
एंटीबॉडी बोल देते हैं। ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ जो एंटी बी एंटीबॉडी होते हैं उनको हम बी एंटीबॉडी बोल देते हैं, जो एंटी ए एंटीबॉडी होते हैं उनको ए एंटीबॉडी बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकते हैं, इसमें ये ए एंटीबॉडी और ये यहाँ पर मैं स्मॉल बी एंटीबॉडी लिख रहा हूँ। लेकिन ये अब ओल्ड मेथड हो चुका है, इसको अब हम यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली अब हम एंटीबॉडीज़ को नाम से ही जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वो किस एंटीजन के अगेंस्ट बनाए। अगर बी एंटीजन के अगेंस्ट में बनाए तो एंटी बी एंटीबॉडी, अगर ए एंटीजन के अगेंस्ट बनाए तो एंटी ए एंटीबॉडी। इस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, कम बैक टू द हमारी स्टडी, जो हम केस स्टडी कर रहे हैं उस पर आते हैं वापस। कि हमारे पास एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, पर्सन, ये यहाँ ले लेते हम, पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप। ओके, और एक ब्लड ग्रुप वाले के क्या कैरेक्टर है? उसके पास एंटीजन ए होगा और उसकी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगे। फाइन। एक हमारे पास दूसरा ब्लड ग्रुप है जो कि यहाँ आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। तो ऑब्वियसली इसके जो आरबीसीज होंगे, उसके आरबीसीज में आपको पता ही है कि उसके पास बी एंटीबॉडी होगा। फाइन, ये देखिए यहाँ मैं इसमें बी एंटीबॉडी बना रहा हूँ। बी एंटीबॉडी, सॉरी बी एंटीबॉडी नहीं, बी एंटीजन होगा इसके आरबीसी में, बी एंटीजन होगा। और इसकी प्लाज्मा में, ओके आई रिपीट, इसकी प्लाज्मा में ए के अगेंस्ट में, ए एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज होंगे। ये आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये देखिए जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके आरबीसीज पर बी एंटीजन होते हैं और उसकी प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होते हैं। तो ये मैं यहाँ डायग्राम में बना लेता हूँ कि कई सारे इसके पास, ये देखिए इसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। फाइन। और क्या नाम देने वाले हैं हम इन एंटीबॉडीज़ को? जैसा कि अभी आपने देखा होगा, दीज आर एंटी बी एंटीबॉडीज़। फाइन। इसी तरीके से हम, सॉरी बड़ी मिस्टेक्स हो रही है, एंटी बी नहीं है, ये एंटी ए एंटीबॉडीज़ होंगे। फाइन। तो ये हमारे पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ है। अब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ एक हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और हम जानबूझकर रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज की स्टडी कर रहे हैं, उसी को स्टडी करेंगे। केस ऐसा ही लिया मैंने कि मान लीजिए ये जो पर्सन ब्लड ग्रुप ए वाला है, ये हमारा डोनर है, ये ब्लड डोनेट करने वाला है, और ये हमारा रेसिपिएंट है मान लीजिए। ओके, तो ये हमारा ब्लड रिसीव करेगा। अब ज़रा सोचिए कि हम इस तरह का जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ये रॉन्ग टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? तो मान लीजिए इसका ब्लड हमने इधर ट्रांसफ़र किया, ध्यान से सीखेंगे समझेंगे। जैसे ही हमने डोनर का, जिसका कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड हमने बी वाले पर्सन को दे दिया, तो अब देखिए कि इसके जो आरबीसीज है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसके आरबीसीज का, ये इसके आरबीसीज है। किसके आरबीसीज हैं? ये डोनर के आरबीसीज हैं। ओके, तो ये हमारे पास डोनर के आरबीसी रेसिपिएंट की बॉडी में आ गए। फाइन। और आप तो जानते हैं कि इसकी सरफेस के ऊपर ये इस तरह से ए एंटीजन प्रेजेंट है। लेट मी ड्रॉ दिस। तो ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये कई सारे मैंने डोनर्स के आरबीसी हैं जो रेसिपिएंट की बॉडी में आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इनकी सरफेस पर ये ए एंटीजन प्रेजेंट है। फाइन। सभी मल्टीपल ए एंटीजन प्रेजेंट है इनके आरबीसीज पर। अब देखिए क्या रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन ये होगी कि ये आप एंटीबॉडीज़ को देखिए, इनको हम एंटी ए एंटीबॉडी, जो ऑलरेडी रेसिपिएंट की बॉडी में प्रेजेंट है, ये रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ है। ये रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ है, उसकी प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट एंटी ए एंटीबॉडीज़ है, और ये जो नए आरबीसीज उसकी बॉडी में एंटर हुए हैं, इनकी सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब होगा ये बच्चों कि ये जो एंटीबॉडीज़ है ये उनके साथ जाके बाइंड होंगे। तो देखिए ये एंटीबॉडी जब बाइंड होते हैं तो ये इस तरह से, क्यों आप जानते हो एक एंटीबॉडी के ऊपर दो बाइंडिंग साइट होती है, दो लाइट यहाँ और यहाँ, दो, आपको याद होगा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैंने समझाया, दो बाइंडिंग साइट होती है। तो अब क्योंकि यहाँ पर दो बाइंडिंग साइट है तो ये एंटीबॉडीज़ इस तरह से जाके बाइंड हो जाएंगी। जैसे ये यहाँ बाइंड हो गया, एक एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो गया, एक एंटीबॉडी यहाँ बाइंड हो गया, एक एंटीबॉडी ये आपका यहाँ बाइंड हो गया। ओके, यू कैन सी एक एंटीबॉडी आपका यहाँ बाइंड हो गया, एक एंटीबॉडी ये यहाँ बाइंड हो गया। तो ये देखिए मैंने कई सारे यहाँ बाइंड करके बताया है, यहाँ बाइंड करके बताया, यहाँ बाइंड करके बताया, यहाँ बाइंड करके बताया, यहाँ बाइंड करके बताया। तो ये सारे एंटीबॉडीज़ एक दूसरे के साथ इस तरह से बाइंड होने लगे, और बाइंड होने लगे बच्चों तो ये यहाँ पर एक क्लम्प बन गया। ओके, किसका क्लम्प बना है? ये डोनर के आरबीसी का क्लम्प बन गया है। ओके, किस वजह से बना? रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ की वजह से बना। इसको हम क्लम्पिंग भी कहते हैं,
इस प्रोसेस को हम कई बार क्लॉटिंग भी कह देते हैं। क्लॉटिंग वैसे ज़्यादा सही शब्द नहीं है, लेकिन हम क्लम्पिंग कह सकते हैं, इसको क्लॉटिंग कह सकते हैं, या इस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन भी कहते हैं। एग्लूटिनेशन बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी के बीच की एक रिएक्शन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में 3 तरह की रिएक्शंस होती है। एक न्यूट्रलाइजेशन पहले समझा दिया था मैंने, ऑप्सोनाइजेशन मैंने आपको पहले समझा दिया था। ये तीसरी तरह का प्रोसेस है जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्लम्पिंग या क्लॉटिंग भी कह सकते हैं। अब ये जो इतना बड़ा क्लम्प बना है बच्चों, ये क्लम्प देखिए, आप ध्यान से सुनेंगे एक बात, हमारा एक सिंगल आरबीसी का डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोन। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनका डायमीटर होता है 5 माइक्रोन। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ दिक्कत ये हो रही है बच्चों कि हमारा एक सिंगल आरबीसी जिसका डायमीटर 7.5 माइक्रोन होता है, वो अकेला भी बड़ी मुश्किल से एक कैपिलरीज से गुजरता है, क्योंकि कैपिलरी का डायमीटर 5 माइक्रोन होता है। अब यहाँ ये जो इतना बड़ा क्लम्प बन गया है, इतना बड़ा जो क्लॉट बन गया है, ये क्लॉट किसी भी कैपिलरीज को बड़ी ही आसानी से, किसी भी छोटे ब्लड वेसल्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर सकता है। और बेसिकली ऐसा ही होता है कि ये जो क्लम्प बनेगा, ये जो क्लॉट बनेगा, ये हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो कैपिलरीज है, उनको चॉक कर देंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे। और मान लीजिए किडनी की कोई कैपिलरीज जो हैं, मल्टीपल कैपिलरीज, वो ब्लॉक हो गई, हार्ट की कैपिलरीज ब्लॉक हो गई, ब्रेन की कैपिलरीज ब्लॉक हो गई, तो ऐसे में इन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, उनको न्यूट्रिएंट मिलना बंद हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ये सारे ऑर्गन एक साथ काम करना बंद कर देंगे, और विद इन 2 और 3 आवर्स उस इंसान की डेथ हो जाएगी। तो आपको समझ में आया कि ये रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना जो है रिस्की हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। ये क्या प्रॉब्लम होती है रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, मैंने आपको समझाया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी ये जो क्लम्प बना है, मेरा ये जो क्लॉट बना है, और जो आगे जाके डेंजर क्रिएट करने वाला है, ये क्लॉट जो बना है ये किसके बीच बना है? तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें कि ये जो हमारा क्लॉट बन रहा है बच्चों, ये रेसिपिएंट के आरबीसी, रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ हैं, रेसिपिएंट्स एंटीबॉडी, और जो डोनर्स के आरबीसी हैं, डोनर्स आरबीसी के बीच में ये रिएक्शन हुई है, और उस वजह से ये हमारा क्लम्प बना है। और आगे से जब भी मैं आपको पूछूंगा कि क्या हम इस तरह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मल्टीपल कैसे स्टडी करेंगे, मैं आपसे 3-4 और अभी क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके दिमाग में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, क्लम्प बनेगा कि नहीं बनेगा। ये उसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा कि मैं कोई सा भी सिनेरियो पूछूंगा कि फलाना पर्सन का ब्लड फलाने पर्सन को हम डोनेट कर रहे हैं, तो क्लम्पिंग होगी कि नहीं होगी। तो आप कुछ मत सोचना, आप सिर्फ एक बात सोचना, क्लम्प बनेगा ये नहीं बनेगा, ये डिपेंड करेगा रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ और डोनर के आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजन्स होंगे, उनके बीच में आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं सोचेंगे। आई रिपीट अगेन, आपको ये नहीं देखना है कि रेसिपिएंट के पास कौन सा एंटीजन है, डोनर के पास क्या, डोनर के पास कौन सा एंटीबॉडीज है, डोंट थिंक अबाउट दैट। सीधे एक पॉइंट पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आपको सीधा ये रियलाइज़ करना है कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें डोनर के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन कौन सा है और रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी कौन से हैं, उसी के बारे में आपको ध्यान देना है। ओके, और उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि क्लॉट बनेगा कि नहीं बनेगा। फाइन, अब सुनिए, आपके दिमाग में तो क्वेश्चन एक और आ रहा होगा, मैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने पर्सन, ये जो हमारा पर्सन ए है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड हम बी वाले को देते हैं, तो अब एक दूसरी वाइस वर्सा कंडीशन और होगी। वाइस वर्सा कंडीशन क्या होगी कि जब आप इसका ब्लड इसकी बॉडी में डालोगे, ए का ब्लड बी की बॉडी में डालोगे, तो सिर्फ आरबीसी तो नहीं डालते हो, आरबीसी के साथ जो डोनर है उसका प्लाज्मा भी जाएगा। अगर डोनर का प्लाज्मा जाएगा तो प्लाज्मा के साथ एंटी-बी एंटीबॉडी भी जाएंगे, और जो हमारा रेसिपिएंट होता है उस रेसिपिएंट के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि जो डोनर के एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी-बी एंटीबॉडी, वो रेसिपिएंट के आरबीसीज पर जो बी एंटीजन हैं उनके साथ में रिएक्शन करेंगे, और यहाँ ये क्लम्प बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बच्चों, ये क्लम्प आपके नहीं बनेगा, आपको ये याद रखना है। रीज़न बता देता हूँ मैं क्यों नहीं बनेगा। इसमें सीधा सा रीज़न ये होता है बच्चों कि एक इंसान की बॉडी में 5-5.5 लीटर ब्लड होता है, और जब आप
किसी डोनर से ब्लड लेते हैं तो ज़्यादा ब्लड तो लेते नहीं, एक आध यूनिट ब्लड लेते हैं और एक आध यूनिट थोड़ा सा ब्लड होता है। तो वो जो थोड़ा सा ब्लड रेसिपिएंट की बॉडी में जब जाएगा तो इसके ये जो एंटीबॉडी हैं, बी एंटीबॉडी, मान लीजिए इस रेसिपिएंट के एंटीजन के साथ रिएक्शन कर भी लेंगे, बाइंड भी हो जाएंगे, लेकिन ये जैसा क्लम्प वाला सिनेरियो बनता है ना बच्चों, वो क्लम्प वाला सिनेरियो नहीं बनेगा। बस दूर दूर एक आध रेंडमली कहीं जाकर वो एंटीबॉडीज बाइंड हो जाएंगे। रीज़न क्लियर है कि हमारे पास एंटीबॉडी की क्वांटिटी कम है। ये एंटीबॉडी जब रेसिपिएंट की बॉडी में पहुंचेंगे तो ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फैल जाएंगे और इतने डाइल्यूट हो जाएंगे कि ऐसे में क्लम्पिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन में, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको ये याद रखना है कि क्लम्पिंग होगी कि नहीं होगी। इसमें आपको डोनर के तो आरबीसीज पर एंटीजन कौन सा है वो ध्यान रखना है और रेसिपिएंट की प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो क्लम्प बनेगा वो इन दोनों के बीच में ही बनेगा। तो ये आपको बिल्कुल करें। यहाँ अगर यहाँ आप गड़बड़ नहीं करेंगे, ये चीज़ आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि मुझे क्लम्पिंग हो रही कि नहीं हो रही। ये देखते समय क्या देखना है, रेसिपिएंट में एंटीबॉडी कौन से है और डोनर के पास एंटीजन कौन से, उनके बीच में आपको रिएक्शन देखनी। और रिएक्शन कहाँ होगी? रिएक्शन डोनर की बॉडी में नहीं होगी, रिएक्शन रेसिपिएंट की बॉडी में होगी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा और केस यहाँ स्टडी करते हैं। मान लीजिए सेकंड केस की हम स्टडी कर रहे हैं और ज़रा सोचिए कि हमारे पास एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ है। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर डोनर। और हम बात करते हैं रेसिपिएंट की, जिसका ब्लड ग्रुप हम ए मान लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रेसिपिएंट है, इसका ब्लड ग्रुप ए मान लेते हैं। अब देखिए क्या रिएक्शन होगी, यहाँ हम इसको चेक करते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, आपको पता है कि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, उसके पास वो एच सब्सटेंस होता है जो कि बेसिकली एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता है। और हम ये भी जानते हैं कि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी होंगे और इसके प्लाज्मा में एंटी एंटीबॉडी भी होंगे। फाइन, इधर आ जाते हैं हम ब्लड ग्रुप ए जो रेसिपिएंट है उसके बारे में बात करें। इसके जो आरबीसीज होंगे, देखिए आप, इसके आरबीसीज के ऊपर आपको पता है कि ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ये बना लेते हैं हम, ए एंटीजन यहाँ पर इसके पास प्रेजेंट है। और इसके प्लाज्मा में यू मस्ट रिमेंबर कि इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगा। तो दीज आर द एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब ज़रा सोचिए क्या हुआ, इसका ब्लड यहाँ आएगा, ये इसके आरबीसीज हैं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये हमारे पास डोनर के आरबीसी हैं, ये देखिए, और इन डोनर के आरबीसीज पर ये एच एंटीजन है जो कि बेसिकली एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता है। और अब ये जो हमारे पास यहाँ एंटी बी एंटीबॉडी हैं, बताओ बच्चों, क्या ये इनके साथ जाके रिएक्शन करेंगे? नहीं, ये इनके साथ जाकर किसी तरह की रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी बी एंटीबॉडी तो बी एंटीजन से जाके बाइंड होगा। तो यहाँ पर ये जो क्लम्पिंग होनी चाहिए वो क्लम्पिंग इस प्रोसेस में नहीं होगी। जो एंटीबॉडी होता है वो अपने ही एंटीजन के साथ बाइंड होगा, ये इस एच सब्सटेंस के साथ जाके बाइंड नहीं होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये नीचे की ओर, ये डोनर्स आरबीसी हैं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, यहाँ क्लम्पिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगी। सो देर इज़ नो क्लम्पिंग, नो एग्लूटिनेशन। ओके, तो इस तरह से हम ये समझते हैं यहाँ पर कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ए वाले को ब्लड दे सकता है। फाइन, अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूँ बच्चों, जिसको हम स्टडी करते हैं। देखें बच्चों, ये टेबल हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। मैं जो समझाता आपको जाऊंगा, आप उसको अच्छे से सीखना और अपने दिमाग में फिट करते जाना। मैं यहाँ लिखवाऊंगा नहीं ज़्यादा, तो आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप अपने नोट्स में उसको डेफिनेटली उतार लें। ये टेबल है हमारे पास। यहाँ देखिए, हम ऊपर की तरफ यहाँ रेसिपिएंट लिख लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई, यहाँ पर जो भी होंगे वो रेसिपिएंट्स होंगे। तो ए एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इट इज़ गोइंग टू रिसीव द ब्लड। एक बी वाला रिसीव करेगा, एक ए बी वाला रिसीव करेगा और एक ओ वाला रिसीव करेगा। फाइन, इस तरफ हम ले लेते हैं डोनर्स। ये हमारे ब्लड डोनेट करने वाले हैं। एक पर्सन ए वाला भी ब्लड डोनेट करेगा,
बी वाला भी डोनेट करेगा, ए बी वाला भी डोनेट करेगा और ओ वाला भी डोनेट करेगा। और अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इस पहले ब्लॉक की तरफ आ जाएं और ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप उन पॉइंट्स को चाहे तो बाद में अलग से लिख भी लेना। पॉइंट ये है कि क्या ए ब्लड वाला इसको ब्लड दे सकता है क्या? यहाँ पर ये ए हमारे पास डोनर है और ए ही हमारा रेसिपिएंट है। तो बच्चों क्या ये ए वाला ए को ब्लड दे सकता है? द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, हाँ बिल्कुल दे सकता है। अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि ए वाले के पास एंटीजन कौन से हैं। ए वाले के पास ए एंटीजन है और दूसरा ए है, उसके पास एंटीबॉडी कौन से? उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है जो कि ए एंटीजन से बाइंड नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसको आसानी से ब्लड दे सकता है। नाउ द पॉइंट, अब यहाँ ध्यान से समझना, ये हमारे पास क्या होता है, ये आपका इसको ब्लड देने जाएगा, बताओ यहाँ पर ये ब्लड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? क्या गड़बड़ होगी बच्चों? ये ब्लड नहीं दे पाएगा। क्यों? रिएक्शन होगी। यहाँ किसके बीच रिएक्शन होगी? ये जो हमारा रेसिपिएंट है बी, इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होंगे, है ना। ये ऊपर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जिसके पास ब्लड ग्रुप जिसका बी होता है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होंगे। इसको आप ध्यान से सुन लें एक बार। जिसके पास ए ब्लड ग्रुप होता है उसके पास ए एंटीजन है पर उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होंगे। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास बी एंटीजन है और उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होंगे। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके पास दोनों ही एंटीजन होते हैं और इसलिए वो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। फाइन, सिनेरियो पहले मैं समझा चुका हूँ ये पूरी चीज़। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास एंटीजन नहीं होता है लेकिन उसके पास दोनों ही एंटी ए एंटीबॉडी भी होते हैं और एंटी बी एंटीबॉडी भी होते हैं। वी आर कमिंग बैक टू दिस टेबल। तो बताओ बच्चों कि ए वाला ये जो पर्सन है ये बी वाले को ब्लड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो बच्चों ये ब्लड नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? अब ध्यान से सुनना, लिखते आप रहना कि जो बी वाला रेसिपिएंट है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी होंगे और एंटी ए एंटीबॉडी ये जो हमारा डोनर है उसके आरबीसी पर प्रेजेंट ए एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगा और ये इसको ब्लड नहीं दे पाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, ए वाला इस ए बी वाले को ब्लड दे पाएगा कि नहीं पाएगा? सुने आप, जो ए बी वाले होते हैं आपको अभी याद है उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी ही नहीं है उनके पास। रेसिपिएंट के एंटीबॉडी की बात करनी है और डोनर के एंटीजन की बात करनी। अब डोनर के पास ए एंटीजन होगा लेकिन रेसिपिएंट के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, उसके पास न एंटी ए एंटीबॉडी न एंटी बी एंटीबॉडी। इसका मतलब ये आसानी से इसको ब्लड दे पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी। नेक्स्ट सिनेरियो, ए वाला हमारा जो पर्सन है ये इस ओ वाले को ब्लड दे, यहाँ ओ रेसिपिएंट हो रहा है हमारा। अब क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए जो डोनर है उसके पास ए एंटीजन है और जो रेसिपिएंट है ओ, उसके पास कौन सा एंटीबॉडी? आपको याद रखना चाहिए कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी है और उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी भी है। इसका मतलब ये जो एंटी ए एंटीबॉडी होंगे रेसिपिएंट के, आई रिपीट, जो ये हमारा रेसिपिएंट है इसके पास जो एंटी ए एंटीबॉडी होंगे वो इस डोनर के ए एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और क्लम्पिंग हो जाएगी। इसका मतलब ए वाला ओ को ब्लड नहीं दे सकता। इज दैट क्लियर? अब सिनेरियो अपना अगला लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास बी वाला है, इसको ब्लड देना है, ए वाले को नहीं दे पाएगा क्योंकि जो ए ब्लड ग्रुप वाला रेसिपिएंट है उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होंगे तो ये इसको ब्लड नहीं दे पाएगा। लेकिन बी वाला बी को ब्लड आसानी से दे पाएगा क्योंकि बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडी है जो रेसिपिएंट है और जो डोनर है उसके पास बी एंटीजन है, तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि हमारा ये जो बी वाला पर्सन है ये ए बी वाले को ब्लड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो बच्चों अगेन ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं होते। तो जो हमारा बी डोनर है उसके पास जो बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होने वाली है तो वो आसानी से इसको दे पाएगा। लेकिन क्या बी ओ को दे पाएगा? बी ओ को नहीं दे पाएगा क्योंकि ओ के पास एंटी बी एंटीबॉडी भी है और उसके पास एंटी ए भी है। तो एंटी ए तो किसी से नहीं जुड़ेंगे यहाँ इस केस में, इस सिनेरियो में। लेकिन जो ओ के जो हमारा रेसिपिएंट है उसके जो एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं वो डोनर के बी एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से वो बी वाला जो है ए को तो ब्लड नहीं दे पाएगा, बी को दे पाएगा, ए बी को दे पाएगा, ओ को नहीं दे पाएगा। नाउ कमिंग टू द सिनेरियो, ए बी वाले की बात करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुने। ए बी वाला ए को ब्लड दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? यहाँ पर पहला ही सिनेरियो, तो बच्चों ध्यान से सुनो। ये जो हमारा रेसिपिएंट है इसके पास कौन कौन से एंटीबॉडी? इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी है
और ये जो हमारा डोनर है ए बी, इसके पास कौन सा एंटीजन है, इसके पास इसके पास ए एंटीजन भी है, इसके पास बी एंटीजन भी है। क्योंकि इसके पास बी एंटीजन प्रेजेंट है तो जो हमारा रेसिपिएंट है पर्सन ए वाला, उसके पास जो बी एंटीबॉडीज़ होंगे, याद करिए आप ऊपर वाली टेबल पर वापस जाएं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखें। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके पास बी एंटीबॉडी है, तो इस सिनेरियो में जो बी एंटीबॉडी होंगे रेसिपिएंट के, इस रेसिपिएंट के जो बी एंटीबॉडी होंगे वो इस डोनर के बी एंटीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और इस तरह से ये इसको ब्लड नहीं दे पाएगा, और ए बी वाला बी को भी ब्लड नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो बी पर्सन है हमारे पास यहाँ, इसके पास ए एंटीबॉडी होंगे जो हमारे इस डोनर के आरबीसी पर जो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्लम्प हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं ए बी को दे पाएगा, हाँ बिल्कुल दे पाएगा। याद रखें ए बी के पास कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, तो ये जो इसके पास डोनर ए बी है, इसके पास जो एंटीजन होंगे वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो आसानी से ये इसको ब्लड दे पाएगा। और क्या ये जो ए बी वाला पर्सन है हमारा, ये ओ ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे पाएगा क्या? वेरी प्रॉब्लमेटिक। ओ के पास दोनों ही एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है, और उसके वो जो दोनों ही एंटीबॉडी हैं इस डोनर के दोनों ही एंटीजन से, ए एंटीजन से भी जुड़ेंगे और बी एंटीजन से भी जुड़ेंगे और क्लम्प बनेगा, क्लॉट बनेगा और ये इसको ब्लड नहीं दे पाएगा। फाइन, ओके, नाउ कम टू द ओ को हम कंसिडर करते हैं कि क्या ये ब्लड दे पाएगा किसी को। वेल, ओ वाला ए को दे पाएगा। अब याद करिए ए के पास कौन सा एंटीबॉडी, रेसिपिएंट के एंटीबॉडी देखने हैं और डोनर के एंटीजन देखने हैं। बताइए जो रेसिपिएंट ए है उसके पास कौन सा एंटीबॉडी, उसके पास बी एंटीबॉडी है, लेकिन हमारा ओ जो है उसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, उसके पास न ए एंटीजन है न बी एंटीजन है, एच है और एच एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता। इसका मतलब ओ आसानी से ए वाले को ब्लड दे पाएगा, ओके, वो बी वाले को भी दे पाएगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास कोई एंटीजन ही नहीं, वो आसानी से ए बी वाले को भी दे देगा। ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं और इसके पास कोई एंटीजन हो ही नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और ये ओ वाला ओ को भी आसानी से ब्लड दे पाएगा। तो इस ग्राफ से हमको यहाँ पर अब ये पता चलता है बच्चों कि हमारे पास जो इस डायग्राम को देखने से पता चलता है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है ये सब के सब आपके पास डोनर हो जाएंगे, यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को ब्लड दे पा रहा है। ये देखिए आप, ये सभी को ब्लड दे पा रहा है, ओके। और जो ए बी है जो इस तरफ हमारे पास इसने सभी से ब्लड लिया है, इसने ए वाले से भी लिया है, इसने बी वाले से भी लिया है, इसने ए बी वाले से भी लिया है और ओ वाले से भी लिया। तो इस तरह से इस केस में हमारे पास जो ए बी है ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाएगा, और जो ओ होगा इस साइड में ये हमारा यूनिवर्सल डोनर माना जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आप सभी तरह की कंडीशंस को विचार करें, आप खुद ही केस बनाएं कि कोई किसी को ब्लड दे पाएगा नहीं दे पाएगा। और आप देखिए, याद रखें, एक पॉइंट फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्लम्प बनेगा कि नहीं बनेगा ये देखते समय ये ध्यान रखना है कि डोनर के एंटीजन कौन से हैं और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी कौन से। वाइस वर्सा मत चले जाना, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी हमें वाइस वर्सा देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होने वाली। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनकर सामने आए हैं और ओ वाले जो हैं यूनिवर्सल डोनर बन के सामने आए। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट और है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव का हमको और डिस्कस करना है। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको RH ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा और फिर हम देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।